बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। आ जाएंगे फटाफट जल्दी से दोस्तों। इस अमेजिंग रिवीजन सेशन के अंदर आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 7 का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। पूरे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से फिनिश ऑफ करेंगे, सब कुछ एकदम बढ़िया से करने वाले हैं। एक बात बता दूं मैं चालू करने से पहले, वो सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए बेटा, जिसमें से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर या आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अगर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर मैंने ये चैप्टर 7 के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, राइट। तो वहां से आप इस चैप्टर 7 के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम का पार्ट जरूर से बन जाइएगा। सीए इंद्रेश गांधी और अल्टीमेट सीए, इस दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं ultimatece.com के ऊपर फास्ट ट्रैक लेक्चर्स और रेगुलर लेक्चर्स दोनों होते हैं बेटा, दोनों अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन और प्री रिकॉर्डेड ऑप्शन दोनों यहाँ पे आपको मिलता है, राइट। यस, तो ultimatece.com के ऊपर जाके आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज अपने जूनियर्स को सजेस्ट कीजिएगा इन लेक्चर्स के बारे में। प्लीज अपने दोस्तों को ये रिवीजन लेक्चर शेयर कीजिएगा जिन्हें दिक्कत हो रही है लॉ के अंदर। दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपके साथ, सबसे पहले शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 88, सेक्शन नंबर 88, क्या हो गया है मेरे को, चैप्टर नंबर 7 के सेक्शन नंबर 88 के साथ। सेक्शन नंबर 88 बात करता है यहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में। किसके बारे में बोलो? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो कंपनी होती है ना बेटा, ये हर एक कंपनी को रजिस्टर बनाना पड़ता है और ये रजिस्टर में क्या मेंटेन करना पड़ता है? मेंबर्स की डिटेल मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो? मेंबर की डिटेल मेंटेन करना पड़ता है। फिर से बोलना जल्दी से मेरे को। मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि सर, हर एक कंपनी को अपने मेंबर्स मतलब जिन लोगों के पास शेयर है कंपनी के, उनकी डिटेल्स मेंटेन करना पड़ता है एक रजिस्टर के अंदर। हर एक कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना है, चाहे इक्विटी वाले हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले हो, हर एक क्लास के लिए आपको रजिस्टर बनाना है और आप इसे मेंटेन करते हो MGT 1 फॉर्म के अंतर्गत। ध्यान रखना, हर एक मेंबर की डिटेल जो इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, इसकी डिटेल डालते हो आप इस रजिस्टर के अंतर्गत। उसके अलावा डिबेंचर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर भी आप मेंटेन करोगे MGT 2 के अंदर। किसके अंदर बोलो जल्दी से? MGT 2 के अंदर, ठीक है सर। अब देखिए, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो कंपनीज एक्ट 1956 में जो रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे थे, आप उस रजिस्टर को ट्रांसफर आपको करना होगा MGT 01 के अंदर। ये MGT 1 के अंदर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सर, अगर आपके कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो हर एक मेंबर की डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कुछ इस कदर, मतलब हर एक मेंबर की डिटेल आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जैसे उनका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन, सिन, नेशनैलिटी, DOB, नॉमिनी। कब सर सिन कब होता है? जब मेंबर कौन होगा? बॉडी कॉर्पोरेट होगा, तब सिन नंबर लगता है। इसके अलावा अगर माइनर है बेटा तो गार्डियन की डिटेल देना पड़ता है। क्या? यस सर। फिर देखिए, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, वो व्यक्ति कब मेंबर बना, वो व्यक्ति कब स्टॉप हुआ मेंबर बनने से, कितने अमाउंट की गारंटी उसने दिया है, क्योंकि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब गारंटी कंपनी होगी। इसके अलावा एनी अदर इंटरेस्ट तो है क्या कंपनी के अंदर, और एनी अदर इंस्ट्रक्शंस अगर कुछ है तो वो सारी बातें यहाँ पे आपको देना पड़ता है, ठीक है सर। तो ये अपन ने दो चीजें देखा। अब देखो, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये सारे रजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। सारे रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स, ये सारे रजिस्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहला देखो क्या बोल रहा हूं मैं, टाइम पीरियड फॉर मेंटेनिंग, टाइम पीरियड फॉर मेकिंग एंट्री। देखिए, जिस दिन से अगर आपने पहली बार IPO लाया है तो ऐसे केस के अंदर
जब आप शेयर को अलॉट करेंगे, मतलब जिस दिन डेट ऑफ अलॉटमेंट होगा ना, डेट ऑफ अलॉटमेंट से 7 दिन के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री करना पड़ेगा। अलॉटमेंट मतलब जब कंपनी शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मेंबर को, जब भी कोई शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर को फॉर फर्स्ट टाइम, तो उसे अलॉट किया गया होगा, तो वहां से 7 दिन के अंदर आपको एंट्री करना है। सर अगर फॉर फीचर, बायबैक, रिडक्शन, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कैंसलेशन, इसॉप, स्वेट इक्विटी का केस है, तो जिस दिन बोर्ड या कमिटी ने अप्रूव किया वहां से 7 दिन के अंदर आपको एंट्री करना पड़ता है। क्या कहा मैंने, बोलो, बोर्ड या कमिटी। देखो जहां पे कुछ कंपनीज के केस में कमिटीज प्रिस्क्राइब होती है, तो वो कंपनीज के केस में कमिटी बताएंगी, अप्रूवल देंगी, और बाकी केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देने वाले, तो वहां से 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, बोलो 7 दिन के अंदर आपको ये एंट्रीज करना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सर मुझे बताइए रजिस्टर आप कहां पे रखोगे, रजिस्टर को रजिस्टर ऑफिस में रखना या आप किसी दूसरे प्लेस पे भी आप रख सकते हो, लेकिन कोई दूसरी प्लेस, अदर प्लेस इन इंडिया, मतलब इंडिया में कोई दूसरी जगह आप रख सकते हो, दुबई में नहीं रख सकते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं रख सकते, और आप इंडिया के बाहर कहीं और नहीं रख सकते। ध्यान रखना, इंडिया में ही आप कोई दूसरी जगह रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर का मतलब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उस जगह पे आपके टोटल मेंबर्स के 1/10 लोग रिसाइड करने चाहिए। जैसे देखो हमारे कंपनी के अंदर अगर 1000 मेंबर है और हम लोग गोवा में रखना चाहते हैं बेटा रजिस्टर, तो गोवा में कम से कम 100 लोग, क्या कहा मैंने, 100 और मोर, सभी लोग ध्यान देना, 100 और मोर लोग गोवा में रिसाइड करने चाहिए, 100 और मोर लोग गोवा में रिसाइड करने चाहिए, तब जाके मैं क्या कहूंगा सर, तब जाके मैं कहूंगा कि एकदम परफेक्टली फिट होता है, एकदम परफेक्टली फाइन होता है, ठीक है ना। तो क्या आप इस बात को समझे, बोलो बोलो बोलो। तो जब उतने लोग रहेंगे तब आप गोवा में रख पाओगे, अदरवाइज हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस अगर मुंबई में है तो आपको मुंबई में रखना पड़ेगा, ठीक है सर। अब अदर इंफॉर्मेशन, अब अगर कोई जुडिशियल रेवेन्यू अथॉरिटी या सेबी अगर कोई ऑर्डर पास करता है डिविडेंड या इंटरेस्ट को लेके, है ना, इंटरेस्ट कब होगा, डिवेंचर्स के केस में होगा, तो ऐसे केस में विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स या डिवेंचर्स कोई भी ऑर्डर है तो इसका रेफरेंस भी आप रजिस्टर में देते हो। मतलब अगर किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया डिविडेंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो उसका रेफरेंस भी रजिस्टर में दे देना। इसके अलावा सर कंपनी की अगर सिक्योरिटी इंडिया है या आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, क्या कहा मैंने, बोलो सर हमारी कंपनी और हमारी कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, ध्यान रखना। और प्रमोटर जो है ना, जो उस कंपनी का प्रमोटर है, अगर वो सिक्योरिटी को प्लेज या हाइपोथिकेट करता है, मतलब क्या, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए कंपनी का नाम हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, इनके प्रमोटर ग्रुप में कौन आ गया, प्रमोटर ग्रुप में आ गए मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के पास जो शेयर्स है रिलायंस के, उन्होंने क्या किया, उसको प्लेज या हाइपोथिकेट कराया, मतलब उसको एक प्रकार से समझना लोन के तौर पर किसी को रखा, अपना पर्सनल लोन, मान लो उनको एंटीला बनाना था, उन्होंने रिलायंस के शेयर्स को गिरवी रख के क्या लिया, लोन लिया, प्लेज या हाइपोथिकेट किया। तो आपने किसके पास प्लेज या हाइपोथिकेट किया है, वो इवेंट से 15 दिन के अंदर एंट्री करना है। जिस दिन रिवोक हो जाएगा, मतलब जिस दिन मुकेश अंबानी लोन को फेर देगा बेटा, तो मैं कहूंगा वहां से 15 दिन के अंदर एक और एंट्री पास कर दी जाएंगी कि अब प्लेज हाइपोथिकेशन हट चुका है। क्या हो चुका है, बोलो जल्दी से, हट चुका है, राइट। अब देखो सर अगर लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज प्लेज की गई है बेटा, लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज अगर प्लेज की गई है तो उसकी डिटेल्स भी 15 दिन में डालना पड़ता है। किसके लिए प्लेज की गई है, जॉइंट वेंचर के लिए। किसके लिए, बोलो जल्दी से, जॉइंट वेंचर के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, एग्जाम्पल देता हूं मैं अब आपको, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो स्टारबक्स और टाटा मिलके इन्होंने जेवी क्रिएट किया है बेटा इंडिया में, किसके लिए, स्टारबक्स को ऑपरेट करने के लिए, इंडिया के लिए, ये चीज एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, अब इस कंपनी के जो 50% शेयर है इनके पास है, इसके पास है, बदले में टाटा ने अपने शेयर्स इसके पास गिरवी रखे, प्लेज रखे, तो इसके बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या, मतलब जो प्रमोटर है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि टाटा के प्रमोटर ने अपने शेयर्स गिरवी रखा उनके पास, और बदले में जो जेबी क्रिएट हुआ है उसके शेयर्स लिया है, तो इस बात को आपको बताना पड़ेगा क्या, 15 दिन के अंदर आपको रजिस्टर के अंदर बताना पड़ेगा। ओके सर, अगला देखिए, अपडेटिंग चेंज इन द स्टेटस ऑफ मेंबर। सर मेरे को बताइए अगर कोई मेंबर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, या आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए शेयर्स, या कोई भी अदर चीज होती है, तो जब से ये घटना घटी है उसको आपको रजिस्टर करना है क्या, मतलब इस घटना के बारे में भी आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे आरओएम के अंदर। बेसिकली रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंबर से रिलेटेड कोई भी हलचल होती है, क्या कहा मैंने, बोलो, मेंबर से रिलेटेड कोई भी हलचल होती है, तो वो सारी चीजें
आप रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, वो सारी चीजें आप रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बराबर है क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? यस सर। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर अगला पॉइंट किया जा रहा है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। सर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर क्या कहता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, मान लो रजिस्टर के अंदर अपन ने कुछ गलत चीज डाल दिए थे, गलती से कोई मिस्टेक हो गई थी, तो कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे एनसीएलटी हो सकता है या और कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर ऑर्डर देता है सुधार करने का, तो आपको रजिस्टर को सुधार करना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर में चेंजेस करना पड़ेगा। और इस बात का आप रेफरेंस डालोगे क्या? हाँ सर, इस बात का आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो, इस बात का आपको रेफरेंस डालना पड़ेगा। अब सर बात करूंगा मैं, देखो अब आप रजिस्टर बना रहे हो तो रजिस्टर का आपको इंडेक्स भी बनाना पड़ता है। अरे यार, अपने नोटबुक के अंदर आपने देखा क्या इंडेक्स होता है करके, कि आने वाले बुक में हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले उससे रिलेटेड इंडेक्स है। बस समझिए वैसे ही इंडेक्स ऑफ नेम्स आपको बनाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर 50 से नीचे मेंबर्स है तो बताने की जरूरत नहीं इंडेक्स, 50 या उससे ज्यादा मेंबर है, जब टॉपिक्स ही कम है आपके इसमें, तो नोटबुक में बुक में इंडेक्स नहीं रहा तो भी चलता। लेकिन अगर उसी प्रकार से 50 या उससे ज्यादा अगर मेंबर होंगे ना, केवल और केवल तब इंडेक्स बनाना, अदरवाइज आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। सर एक बात ध्यान दीजिएगा, एंट्री साइमल्टेनियसली विद द एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब क्या? जब ये इंडेक्स में आप एंट्री कब करोगे, तो जब आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री करोगे तभी साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी एंट्री कर देना, बराबर है क्या? लेकिन देखो क्या होता है, बहुत सारे शेयर जो डीमैट फॉर्म में होते हैं, तो डिपॉजिटरीज जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ना, बस उसी को अपन लोग करस्पॉन्डिंग रजिस्टर मान लेते हैं। मतलब अपने को रजिस्टर फिर मैनुअल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, जो एनएसडीएल सीडीएसएल के पास रजिस्टर बन रहा है, बस उसी रजिस्टर को अपन लोग क्या मान लेते हैं, ऐसा मान लेंगे कि अपन ही रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं करके, बराबर है क्या? ऑब्वियसली बात है, वो चार्जेस लेता है बेटा आपसे, डिपॉजिटरी फुकट में आपके लिए काम नहीं करने वाला है, वो आपसे चार्जेस लेने वाला है, ठीक है? चलिए सर, फॉरेन रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, हर एक कंपनी को जरूरी नहीं है कि आपको फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ेगा करके, ये एक ऑप्शनल चीज है, ये प्योरली आपकी चॉइस है, ठीक है? यस, तो देखो, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि हमें फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना है, तो ऐसे केस के अंदर आपको एओए से अथोराइजेशन लगेगा। क्या लगेगा, बोलो? आपको एओए से अथोराइजेशन लगेगा, है ना? प्लस इसके साथ साथ आउटसाइड इंडिया आप ये रजिस्टर मेंटेन करोगे, जो पार्ट माना जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड रजिस्टर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स का। फिर से रिपीट करूंगा मैं, एओए अथोराइज रहना चाहिए, दूसरा आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तीसरा ये पार्ट माने जाने वाला है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का। सर इसके कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स हैं। डेट ऑफ ओपनिंग, ध्यान रखना, डेट ऑफ ओपनिंग से 30 दिन के अंतर्गत, क्या कहा मैंने, बोलो? डेट ऑफ ओपनिंग से 30 दिन के अंतर्गत कंपनी ने यहाँ पे क्या करना चाहिए सर? कंपनी ने यहाँ पे आरओसी को नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ ऑफिस, मतलब क्या, यहाँ पे कंपनी ने आरओसी को बताना चाहिए, नोटिस देना चाहिए कि हम कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं करके, इसके बारे में, अलोंग विद द फीस तो लगने वाली है यार, आरओसी को आप कुछ भी कम्युनिकेट करो, फीस तो लगती ही है। तो ऐसे केस के अंदर जब से आपने ये रजिस्टर को ओपन किया है, जब से फॉरेन रजिस्टर को ओपन किया है, वहां से 30 दिन के अंदर आप आरओसी को इन्फॉर्म करना कि कहाँ पे हम मेंटेन कर रहे हैं और उनको फीस देना, ठीक है? अगर हम कोई चेंज या डिसकंटिन्यू करते हैं तो वहां से भी 30 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है। सर फॉरेन रजिस्टर पार्ट माना जाता है प्रिंसिपल रजिस्टर का और सेम फॉर्मेट में बनाया जाता है। सर फॉरेन रजिस्टर ओपन होता है इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी जाके इसको इंस्पेक्ट मतलब चेक कर सकता है, इसकी कॉपीज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फोटो कॉपी निकाल सकता है। और फॉरेन रजिस्टर को आप टेम्पररी क्लोज का मतलब होता है परमानेंट क्लोजर नहीं, टेम्पररी आप इसको क्लोज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको ऐड देना पड़ता है 2 न्यूज़पेपर में। और कौन से 2 न्यूज़पेपर में? जहां पे वो फॉरेन रजिस्टर रखा हुआ है। जैसा हमारा फॉरेन रजिस्टर दुबई में रखा हुआ है, तो आप कहां पे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे? दुबई में देंगे। दुबई का रजिस्टर है बेटा और नागपुर में या मान लो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट देके क्या उखाड़ लूंगे आप लोग? वहां के मेंबर्स के लिए आप डिटेल्स मेंटेन कर रहे हो, तो वहां पे 2 न्यूज़पेपर के अंदर आप क्या दोगे? एडवर्टाइजमेंट देने वाले हो। सर कंपिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन देता है, वो बाइंडिंग होता है। सर जिस दिन से कमिटी अप्रूव करती है अलॉटमेंट, उसके बाद ही आप फॉरेन
फॉरेन रजिस्टर में भी एंट्री मारते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एंट्री से 15 दिन के अंदर आपको, समझना, जिस दिन भी आप एंट्री करोगे उससे 15 दिन में आपको कॉपी देते रहना पड़ेगा। किसको? रजिस्टर्ड ऑफिस को आपको एंट्रीज या कॉपी भिजवाना पड़ेगा। अब देखो ये पार्ट बहुत जबरदस्त है, डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर, ठीक है ना सर, ये आप रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करते हो, कॉपी होता है ये हर एक फॉरेन रजिस्टर का, और ये डीम्ड माना जाता है पार्ट ऑफ फॉरेन रजिस्टर। सर जो भी ट्रांजैक्शन होता है फॉरेन रजिस्टर को लेके वो कहीं और रिकॉर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, ऐसा इनका कहना है। मतलब गलती से आप इंडिया में जो आरओएम मेंटेन कर रहे हो उसको मत करना। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए क्या सर, अगर आप डिसाइड करते हो कि अभी तक हम लोग दुबई में फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, पर अब हम उस फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, हम बंद करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, दुबई में फॉरेन रजिस्टर है, आप ऑस्ट्रेलिया में भी मेंटेन कर रहे थे, तो दुबई से क्या करो, सीधा कंगारू को भिजवा दो। जो कंगारू, जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में आप मेंटेन कर रहे थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया में एंट्रीज को ट्रांसफर करवा दो। एक तो वो करो, नहीं तो आप एक काम करो ना, दुबई के पूरे रजिस्टर को इंडिया के रजिस्टर में ट्रांसफर कर दो। क्या कहा मैंने? बोलो। दुबई में जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा था उसमें जो भी एंट्रीज थी, पूरी की पूरी एंट्रीज हमारे प्रिंसिपल रजिस्टर में लेके आ जाओ। दो में से आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये पेनल्टी है, पेनल्टी का नेचर कंपाउंडेबल होता है, और नॉमिनेशन वगैरह की भी डिटेल्स आपको डालना पड़ता है। अब सर मुझे एक बात बताइए, जो भी आप एंट्री करते हो रजिस्टर के अंदर और इंडेक्स से रिलेटेड, तो ये एंट्री को अथेंटिकेट का मतलब होता है चेक, एक प्रकार से मैं बोलूंगा सब्सिक्वेंट अप्रूवल, या कौन अप्रूवल करता है इन एंट्रीज को? तो कंपनी सेक्रेटरी इसको अप्रूव करता है, नहीं तो बाप इसको अप्रूव करता है। बाप मतलब कौन होता है? बोर्ड अथोराइज पर्सन। ये भी क्या करता है बेटा, यहाँ पे समझना, ये भी अप्रूव कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आपने बाप को अपॉइंट किया था उस समय आपको वो डेट भी मेंशन करना पड़ता है क्या? यस सर। सर मुझे बताइए, जॉइंट शेयर होल्डर में एक बात बताओ सर, जॉइंट शेयर होल्डर के केस में यहाँ पे कैसे चलता है? क्रोनोलॉजिकल मतलब सीनियोरिटी वाइज यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ता है। मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिसका नाम ऊपर आता है वो सबसे ज्यादा सीनियर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके साथ कि जैसे अमिताभ बच्चन और रेखा, ये दोनों मिलके जॉइंटली शेयर परचेज करते हैं बेटा, किसके? रिलायंस के। तो ऐसे केस में रेखा का नाम ऊपर है और अमिताभ का नाम नीचे, रेखा ऊपर अमिताभ नीचे, तो मतलब नाम क्रोनोलॉजिकल। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये केस के अंदर ऐसा हुआ कि रेखा सीनियर मानी जाएंगी। समझ रहे आप बात को? कौन सीनियर मानी जाएंगी? बोलो। रेखा जी यहाँ पे सीनियर मानी जाएंगी। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो ना यार, समझे क्या आप बात को? यस सर। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 88। आज तक वैसे कोई सवाल वगैरह पूछा नहीं गया इसके ऊपर, और है ना, सीधा ये एनुअल रिटर्न 92 से ही सेक्शन पूछना है, आपसे सवाल पूछना चालू करता है। बट ये ठीक है यार, पढ़ के जाना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जब सवाल बनेगा ना तो बढ़िया सवाल बनेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो हर चीजें अपने को पढ़ के पूरी चीजें जाने का, छोड़ने का कुछ भी नहीं बेटा, है ना। चलो सर आ जाओ, सारे लोग आप फटाफट जल्दी से आगे बढ़े क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलेगा? हाँ सर चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। आ जाओ। अभी हम लोग चलेंगे सेक्शन नंबर 88 के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे हम लोग? बोलो। सेक्शन नंबर 88 के ऊपर चलेंगे। सेक्शन नंबर 88 बात करता है बेनिफिशियल ओनर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? फटाफट बोलो मेरे साथ। बेनिफिशियल ओनर के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 88। किसके बारे में? बोलो। बेनिफिशियल ओनर के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 88। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है समझना। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, इसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। जैसे समझना मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। मान लो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है कि अमिताभ, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ए बी, ठीक है ना, समझना, ए बी ओनर है, लेकिन एक्चुअल में ये जो इसका बेनिफिट है ना बेटा, इसका मजा कौन ले रहा है? इसका मजा बेटा कोई और ले रहा है। मान लो, मतलब देखिए,
एक शेयर है, शेयर में रजिस्टर्ड ओनर अमिताभ दिख रहे हैं, लेकिन जो मजे है, शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, शेयर्स के जो मजे है बेटा वो कौन ले रहा है, वो रेखा ले रही है। तो ऐसे केस के चक्कर में मैं कहूंगा रेखा बेनिफिशियल ओनर है। मतलब शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, किसके अकाउंट में आता है, रेखा के अकाउंट में आता है। तो इसे बोला जाता है रजिस्टर्ड ओनर बेनिफिशियल ओनर। क्या बोला जाता है, बोलो, रजिस्टर्ड ओनर बेनिफिशियल ओनर। कई बार क्या होता है, अब जैसे देखिए, मान लो मेरे पास शेयर्स है बेटा, और मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता शेयर से रिलेटेड, क्या डिसीजन लेना, वोटिंग करने जाना, इतना मेरे से नहीं होता रे, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं शेयर्स का जो बेनिफिशियल ओनर है मैं बनता हूं, और रजिस्टर्ड ओनर किसी और को बना देता हूं। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है फिर, वोटिंग देना और बाकी सब जितने भी तामझाम वगैरह करना है ना, वो सब चीजें वो कर सकता है। हालांकि जितनी भी इनकम विनकम होंगी, प्रॉफिट वॉफिट होगा, वो सब कुछ किसका रहने वाला है, मेरा। नाम से ही समझ में आता है ना आपको, बेनिफिशियल ओनर। क्या नाम समझ में आता है, बोलो जल्दी से, बेनिफिशियल ओनर करके, बराबर है ना। यस सर। देखिए यहाँ पे क्या सर, अब देखिए इस केस के अंदर अगर ऐसा होता है कि शेयर है किसी और के नाम से और उसके मजे कोई और ले रहा है, तो आपने इस बात को कंपनी को बताना है, तभी तो कंपनी आपको डिविडेंड भेजेंगी, नहीं तो कैसे डिविडेंड भेजेंगी। तभी तो कंपनी इनको वोटिंग का ऑप्शन देंगी, नहीं तो कैसे देंगी, समझ रहे हैं आप बात को। तो देखो, रजिस्टर्ड ओनर ने एमजीटी 4 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना है एमजीटी 4 में, जिसमें वो नेम एंड अदर डिटेल्स देगा बेनिफिशियल ओनर के बारे में। मतलब अमिताभ को बताना पड़ेगा कि शेयर भले मेरे नाम पे, लेकिन इसके मजे कौन लेने वाली है, रेखा लेने वाली है। तो आपको ये डिटेल्स रेखा के बारे में देना हो, और रेखा को भी बताना पड़ेगा क्या, ये भी 30 दिन में एमजीटी 5 में, कि नेम एंड अदर डिटेल्स ऑफ आरओ। समझ रहे हैं आप बात को, कि भले मजे मैं ले रही हूं शेयर्स के, लेकिन एक्चुअल में इस पे नाम क्या है, आखिर एक्चुअल में इसके ऊपर नाम किसका है, इनका है। समझे क्या आप बात को। यस ओके सर। इन दोनों के बीच में कुछ भी खटपट होता है और कोई भी चेंज होती है, कोई भी चेंज होता है मान लो, तो ऐसे केस के अंदर ये बात को भी, ये चेंज को भी आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना है। क्या कंपनी को, सॉरी आरओसी को, हाँ सॉरी कंपनी को इन्फॉर्म करना, और कंपनी फिर आरओसी को इन्फॉर्म करेंगी, राइट। और वो भी कितने दिन में, 30 दिन में। कितने दिन में बोलो, 30 दिन में एमजीटी 6 के अंदर। तो देखो क्या देखा, एमजीटी 4, एमजीटी 5, एमजीटी 6 सब कुछ 30 दिन के अंदर होने वाला है। सारी प्रक्रिया देख लो 30 दिन के अंदर है, ओरिजिनल भी, चेंजेस भी, सब कुछ 30 डेज में है। क्या, हाँ सर, सारी की सारी चीजें 30 डेज में है। लेकिन देखो, ये जो डिक्लेरेशन रूल्स है ना बेटा, ये कुछ 3 कंपनीज के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ये इनका रोज का काम है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर बेटा जो कंपनी के शेयर है ना, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, दूसरे कंपनी के शेयर खरीदती है। जैसे मान लो मोतीलाल ओसवाल का कोई म्यूचुअल फंड है, मैंने मोतीलाल ओसवाल को पैसा दिया, उसने मेरे बिहाफ में बहुत सारे कंपनीज में पैसा लगाया, मेरे जैसे कई सारे लोग उसने म्यूचुअल फंड में मोतीलाल को पैसा दिया है। तो अब क्या हुआ, भली शेयर्स एक्चुअल में है वो मेरे, बट होल्ड कौन कर रहा है, मोतीलाल ओसवाल कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड या अदर्स जो सेबी बोले, इनको ये रूल्स नहीं लगते, क्योंकि इनका ये रोज का काम है। इनके लिए हेडेक हो जाएगा बेटा अगर ये डिक्लेरेशन इनको देना पड़े तो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर सर अब मान लो सर नहीं बताया, यहाँ पे रेखा और अमिताभ चाहते थे कि ये बात प्राइवेट रहे, ये बात बाहर ना आए करके, तो ऐसे केस के अंदर कोई भी बाद में कल चल के ये नहीं बोल सकते, समझना, बाद में कल चल के रेखा नहीं बोल सकती, अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी फिर ऐसा माना जाएगा रजिस्टर्ड ओनर ही मेन ओनर है करके। बराबर है क्या बात को, बोलो जल्दी से मुझे, रजिस्टर्ड ओनर ही मेन ओनर है करके ऐसा यहाँ पे माना जाएगा। अच्छा सर, अगर पर्सन चाहे आरओ हो या बीओ हो बेटा, वो अगर कंपनी को बताने से कुछ डिफॉल्ट करता है, तो 50,000 प्लस 200 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी, मैक्सिमम अप टू 5 लाख। अगर कंपनी कुछ गड़बड़ करती है तो 1,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी, मैक्सिमम 5 लाख। ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी और मैक्सिमम अप टू 2 लाख का फटका बैठता है। ठीक है सर। अब चलेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 90 की ओर जाएंगे। सेक्शन नंबर 90 बात करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में। किसके बारे में बात करता है, बोलो जल्दी से, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में सेक्शन नंबर 90 बात करता है। सर ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे भी बेनिफिशियल ओनर है, बट एक लिमिट से ज्यादा का है, समझना। एक देखो, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा खासा, समझना, अच्छा खासा कंट्रोल होना, उसे सिग्निफिकेंट बोला जाता है। अब पहले जो ये लिमिट थे ना, ये 25% के ऊपर लगी गई थी, लेकिन बाद में इस लिमिट को घटा दिया गया और 10% कर दिया गया।
मतलब बोला गया कि अगर कोई पर्सन पेड अप शेयर कैपिटल का 10% या वोटिंग पावर का 10% या डिविडेंड का 10% या उससे ज्यादा का कंट्रोल रखता है, मतलब बेनिफिशियल ओनर है जिसका रजिस्टर्ड ओनर कोई और है, तो उस बेनिफिशियल ओनर को एसबीओ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी से? एसबीओ हम लोग बोलते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। समझ रहे आप बात को? क्या बोलते हैं बोलो? अच्छा, ये पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर और डिविडेंड किसका देखना है? कंपनी का ही देखेंगे ना बेटा, और किसका देखेंगे, है ना। कुछ लोग पूछते हैं सर ये ऐसा है क्या कि आरओ के पास 100 शेयर है और उसके 10 या उससे ज्यादा शेयर? अरे गेल सप्पे सर की बातें मत करो, मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, है ना। पंखे से उल्टा लटका दूंगा तुमको, पंखा रुक जाएगा तो फिर लट्टू मुत्ते स्वामी, है ना। आप नहीं बन पाएंगे से। चलो आओ, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए। तो ये जो एसबीओ है ना बेटा, ये एसबीओ को बेन-वन फॉर्म, क्या कहा मैंने बोलो? एसबीओ को बेन-वन फॉर्म 30 दिन के अंदर देना पड़ता है कंपनी को। किसको देना पड़ता है बोलो? कंपनी को। और कंपनी को 30 दिन के अंदर देना पड़ता है आरओसी को बेन-टू फॉर्म के भैया ये हमारे एसबीओ है करके। अच्छा, कंपनी इसको मेंटेन करेंगी रिकॉर्ड्स को बेन-3 फॉर्म के अंदर, जिसको इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी बिजनेस आवर्स में, लेकिन बिजनेस आवर्स 2 घंटे से कम मत करना। देखो वैसे तो बिजनेस आवर्स सुबह 10 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं क्या, अब 10 से लेके 7 अगर आपने कर दिया ना, लोग कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे बेटा, अपने काम काज डिस्टर्ब होंगे। तो हम बोल सकते हैं देखो देखो, माना कि बिजनेस आवर्स वो है, लेकिन हम दोपहर में 3 से 5 बजे तक ही दिखाएंगे, बराबर है क्या, रिकॉर्ड्स को। तो ऐसे केस के अंदर मिनिमम 2 घंटे होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते 3 से 4 ही दिखाऊंगा करके, ना जी ना। आपको मिनिमम 3 से 5, 3 से 6, 3 से 7, 2 घंटे मिनिमम, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं क्या बिजनेस आवर्स के? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, अगला देखो, व्हेन कंपनी डू नॉट रिसीव बेन-1। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी को एसबीओ ने बेन-1 फॉर्म दिया ही नहीं तो अब कंपनी क्या करे? अब जैसे देखिए सर, अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सुनो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सल्लू के पास शेयर्स है बेटा, रिलायंस के 12% शेयर्स है, ऐसा रिलायंस के बुक में दिख रहा है। लेकिन मैं बताऊं, ये जो 12% के शेयर्स है ना, इसका एक्चुअल में बेनिफिट किसको मिल रहा है मैं बताऊं यहाँ पे? इसका एक्चुअल में बेनिफिट, इसका एक्चुअल में ऐश कौन कर रहा है? ऐश कर रही है, समझ रहे हैं बात को? ऐश ऐश कर रही है, मतलब ऐश्वर्या के पास इसके क्या है बेटा, एक्चुअल में बेनिफिट है शेयर्स का। मतलब अब देखिए 12% है तो ऐश्वर्या को हम लोग क्या बोलेंगे? एसबीओ बोलेंगे। अब होता क्या है, एक तो अगर यहाँ पे ऐश्वर्या खुद से कंपनी को बता दे कि आपको भली दिख रहा है सल्लू के पास लेकिन मजे मैं ले रही हूं, तो ऐसे केस में तो चिंता ही खत्म। लेकिन अगर ऐश्वर्या ना बताए तो कंपनी क्या करती है बेटा? कंपनी यहाँ पे बेन-4 फॉर्म बेचती है, किसको? जो कंपनी को लगता है कि जिस पर्सन को पता है कि एसबीओ कौन है, कंपनी यहाँ पे क्या करेंगे, शेरा को बोलेंगे कि ए बता तो जल्दी से, बता जल्दी से फार्म हाउस पे क्या हुआ था करके, मतलब बता जल्दी से फार्म हाउस पे कौन सी डील हुई थी एसबीओ को लेके। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सीधा एसबीओ, सीधा जो कंपनी है ना, सीधा जो रिलायंस है ना बेटा, वो ऐश्वर्या को क्या बेच दे? ऐश्वर्या को बेन-4 बेच दे। या जो ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी को लगे कि पिछले 3 सालों में और कौन एसबीओ थे, हो सकता है बिल्ली को भेजे। किसको भेजे बोलो जल्दी से? बिल्ली को भेजे कि अब बता, पहले तो तू थी, पहले तो तू एसबीओ थी, अब कौन है करके, अब ये बता। समझ रहे आप बात को? तो ऐसे केस के अंदर इनसे भी पूछा जा सकता है क्या, जो पिछले 3 सालों में एसबीओ थी, उनसे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब इनसे 2 बातें होंगी, हो सकता है ये लोग रिप्लाई दे दे 30 दिन के अंदर, हो सकता है ये लोग रिप्लाई ना दे। अब अगर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो कंपनी ट्राइब्यूनल को अगले 15 दिनों के अंदर बताएगा, और ट्राइब्यूनल क्या करता है फिर? ओओबीएच देता है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। नहीं तो 60 दिन के अंदर ऐसे सारे जितने भी शेयर्स है ना, वो शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। क्या लगा देता है बोलो? रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। अब इस पर्सन के ऊपर होता है, जो एसबीओ है, कि वो 1 साल के अंतर्गत अप्लाई करे। मतलब ऐश्वर्या को 1 साल का मौका देंगे हम लोग कि तू रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन के लिए अप्लाई कर। मान लो 1 साल में भी ऐश्वर्या नहीं मानी कि नहीं लोग क्या कहेंगे, आराध्या क्या बोलेंगे, तो ऐसे केस के अंदर फिर समझना बात को, फिर यहाँ पे ट्राइब्यूनल बोलेगा ऐसी की तैसी एक काम करो, आईपीएफ में इसके शेयर्स को ट्रांसफर करो। ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा और आईपीएफ में शेयर्स को ट्रांसफर करा देगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर करा देगा। समझे क्या? सारे लोग फटाफट जल्दी से बोलेंगे क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? एकदम बढ़िया, एकदम इजी, एक झटके में गया हूँ माइंड में बेटा, है ना। चलो सर अगला यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा लिख के रख देना बेटा वहां पे, है ना। आइए, और कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका वास्तव जीवन से संबंध पाया गया तो मात्र संयोग कहा जाएगा।
दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके साथ डिक्लेरेशन के बारे में, ये जो एसबीओ है ना बेटा, ये इसको जब ये रूल्स कमेंस हुए थे, मतलब जब कंपनीज एक्ट के रूल्स कमेंस हुए थे ना, तब 90 दिनों के अंदर आपको एसबीओ के बारे में बताना था। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब जब एसबीओ बना तो 30 दिन में बताना पड़ता है, जो अपन ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके, और कंपनी बेंटू में आरओसी को 30 दिन में इन्फॉर्म करती है। सर कुछ जगह ये चीजें नहीं लगती है, कब सर? जो रिपोर्टिंग कंपनी के शेयर्स अगर ऐसे कंपनी के पास है बेटा, जैसे कि जो आईपीएफ अथॉरिटी है या होल्डिंग कंपनी है या सीजीआई एसजीआई लोकल गवर्नमेंट है या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट या एंटिटी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है, या कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जैसे म्यूचुअल फंड, एआईएफ, रीट्स, आरआईडीएस, आरबीआई जो सेबी में रजिस्टर्ड है, तो इनके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि इनका रोज का काम है कंपनीज के अंदर अच्छा खासा स्टेक लेना और उसका बेनिफिट किसी और का होता है। लेकिन ठीक है ना, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा देते हैं, तो सीधी सी बात है वो ये। अब जैसे देखो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, बट गवर्नमेंट के शेयर्स किसके नाम पे होते हैं? वो होते प्रेसिडेंट के नाम पे, तो रजिस्टर्ड ओनर और बीओ कोई और, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए बोला गया कि इनके ऊपर आप मत लगाना एसबीओ के रूल्स को, ठीक है। बाकी कुछ भी आप गचकू करते हो ये पेनल्टी रहेंगी, पेनल्टी के मजे आप ले सकते हैं। चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ। एसबीओ कुछ गड़बड़ करे तो 50,000 प्लस 1,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी, जो मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकती है। कंपनी जो है 1 लाख प्लस 500 रुपए प्रतिदिन मिला के पेनल्टी मैक्सिमम 5 लाख जा सकती है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 रुपए प्लस 200 रुपए प्रतिदिन मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जा सकती है। मैंने आपको पेनल्टी का एक सवाल भी कराया था रेगुलर क्लास के अंदर कि किस तरीके से आपको पेनल्टी को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। चलिए सर, अब अगर विलफुल डिफॉल्ट आप करोगे तो सेक्शन नंबर 447 लगने वाला है क्या? हाँ, इसके बारे में अपने ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। 447 याद है क्या? एक लिमिट होती है 1% ऑफ टर्नओवर या 10 लाख, विच एवर इज, ऐसी इसकी लिमिट थी। फिर उसके बाद आप फ्रॉड आया हुआ है, हायर अमाउंट है, लोअर अमाउंट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें अपन ने देखे थे। याद आना चाहिए बेटा कुछ चीजें, है ना, ऐसा भूल मत जाना कि बोले याद ही नहीं आ रही अब चीजें। चलो आओ, अब मैं बढ़ूंगा अगले वाले सेक्शन की ओर। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारा? सेक्शन नंबर 91 के बारे में मैं बात करूंगा। सेक्शन नंबर 91 किस बारे में बात करता है? पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए सर, आ जाएंगे सारे के सारे लोग, 1 मिनट। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। और अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स के बारे में। बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ टेम्पररी क्लोजर के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, मैं उसको कुछ दिनों के लिए बंद रखना चाहता हूँ। टेम्पररी क्लोजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सर, कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, आप मैक्सिमम 45 दिनों के लिए अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को क्लोज रख सकते हो, या कोई भी रजिस्टर को क्लोज रख सकते हो। ध्यान रखना, एक बारी में, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मेरा ये कहना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब मान लो 5 दिन, कभी 2 दिन, कभी 7 दिन, कभी ऐसे मिल के 45 डेज होगा एग्रीगेट में, और एक बारी में एट अ स्ट्रेच 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन भी आप क्लोज करने वाले हो ना, उसके 7 दिन पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर, और साथ साथ में आप नोटिस भी देते हो ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, जिसपे सीजी नोटिफाई करता है। ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी को ये चीज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 दिन पहले अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देते हो तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह डालने में मतलब न्यूज़पेपर वगैरह बताने में कोई आपको यहाँ पे जरूरी है क्या? नहीं सर, कोई भी चीज यहाँ पे जरूरी नहीं है। ओके सर, अब देखो, जो कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ना, इनको 5,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से फटका लगता है, और मैक्सिमम अप टू कितना? मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपए तक। कितना लगता है बोलो जल्दी से? मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपए तक का फटका यहाँ पे लगता है। चलिए सर, सेक्शन नंबर 92 के ऊपर चलेंगे। एनुअल रिटर्न के बारे में बात करेंगे। नाम ही सजेस्ट करता है एनुअल। एनुअल का मतलब क्या होता है? साल भर का एक रिटर्न। क्या होता है बोलो जल्दी से? साल भर का एक रिटर्न, उसे बोला जाता है एनुअल रिटर्न।
रिटर्न। सर देखिए कंपनी के अंदर अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी है तो एमजीटी 7A जाता है एनुअल रिटर्न का, और दूसरी कोई कंपनी है तो एमजीटी 7 जाता है यहाँ पे एनुअल रिटर्न का। बहुत बहुत ईजी है, एमसीक्यू के लिए आपको पूछा जा सकता है। देखिए क्या ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी का मतलब पता है ना, प्राइवेट कंपनी जिसमें टर्नओवर 4 करोड़ 40 करोड़ से नीचे होना चाहिए, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, तो उसे एमजीटी 7A लगता है। और अगर मैं अदर कंपनी की बात करूं तो आपको एमजीटी 7 लगता है। क्या लगता है बोलो जल्दी से, एमजीटी 7 लगता है। ठीक है सर, अब आप जो ये एनुअल रिटर्न डाल रहे हो, इस एनुअल रिटर्न के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब इसके कंटेंट क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए एनुअल रिटर्न के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, मतलब कंपनी का मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, बेसिकली कंपनी से रिलेटेड सब कुछ आपको डालना पड़ता है। जैसे कंपनी की अगर कोई होल्डिंग या सब्सिडरीज कंपनी उसके बारे में भी बताइए। सर फिर यहाँ पे आपको बताना है शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी के पैटर्न्स कैसे होते हैं। याद रखना अपन ने जब क्लास किया था रेगुलर क्लास के अंदर, मैंने आपको एमजीटी 7 बताया था, एक प्राइवेट कंपनी का अपने क्लाइंट का एक वन ऑफ दी ऐसे एक्सट्रैक्ट बताया था मैंने आपको, जिसके अंदर ये पूरे डिटेल्स दे के रखी थी कि क्या शेयर होल्डिंग, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी का पैटर्न है। फिर ऐसा बोला जा रहा है, अब देखिए जैसे जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर का क्लोजर से लेके अपने इस साल के क्लोजर तक में क्या क्या मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स में चेंजेस है, क्या क्या प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी और उनके अंदर चेंजेस है, कौन कौन प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी है और उनमें चेंजेस क्या है, ये सब चीजें अपन ने देखा था। फिर सर मीटिंग, जो मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटी की मीटिंग होती है उसके अंदर कितने लोगों ने अटेंडेंस दिया, फिर डायरेक्टर केएमपी का रेम्यूनरेशन कितना है, ये सब बातें अपने को डालना पड़ता है क्या, बिल्कुल। इसके अलावा कंपनी डायरेक्टर और ऑफिसर के ऊपर अगर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट लगा है या कोई ऑफेंस को कंपाउंड किया है, कंपाउंड का मतलब होता है जिसको सेटल किया गया है, एलएलपी के अंदर हम लोग कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसा पढ़ते भी है, ठीक है। और अगर कोई अपील की गई है बेटा तो अपील के बारे में भी आपको बताना पड़ता है क्या, यस सर। अब देखिए क्या रजिस्टर सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनीज टू डिस्क्लोज, मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर जो भी कंप्लायंसेस कंपनी को करना होता है ना, और तो आपको ये सर्टिफाई करना होता है कि हमने पूरे कंप्लायंसेस को निभाया। कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, कंपनी के ऊपर जो लॉ है ये अलग अलग रिक्वायरमेंट डालता है, हमने सारे रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई किया, ऐसा आपको एक सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। सर फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है क्या, और कुछ अदर मैटर्स आपको बताना पड़ता है, जैसे एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न लगता है ओपीसी, स्मॉल कंपनी और कुछ अदर प्रिस्क्राइब कंपनीज के लिए। सर मुझे एक बात बताइए, ये एनुअल रिटर्न को क्या साइन करना पड़ता है क्या? हाँ सर, देखिए अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर इसको साइन करते हैं। सर अगर कोई अदर कंपनी है तो डायरेक्टर प्लस सीएस या डायरेक्टर प्लस सीएस इन प्रैक्टिस वाला व्यक्ति साइन करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल साइन करता है। समझे क्या? सारे लोग फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आप इस बात को समझे क्या कि कौन कौन साइन करता है? ये एमसीक्यू में अगेन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो सर अब ध्यान दो, अब आपको है ना यहाँ पे एनुअल रिटर्न का सर्टिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे याद करो बेटा जब अपने स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल आती नहीं थी तो प्रिंसिपल क्या करता था, जो ऑनलाइन मार्कशीट निकलती थी उसको सर्टिफाई करता था ना, बराबर। तो उसी प्रकार से सीएस इन प्रैक्टिस के द्वारा इस एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करना पड़ता है कि इसके अंदर जो भी बातें बोली गई है ये सही है करके, ठीक है। जैसे लिस्टेड कंपनी के केस में करना पड़ेगा, और ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वहां पे एमजीटी 8 के अंदर सीएस इन प्रैक्टिस क्या करता है, सर्टिफिकेशन करता है। इस एनुअल रिटर्न को वेबसाइट के ऊपर डाल देना पड़ता है, और वेबसाइट के ऊपर आप एक वेब लिंक भी दे देते हो जिसके मदद से आप बोर्ड रिपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। किसको एक्सेस कर पाएंगे बोलो? बोर्ड रिपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। सर मुझे बताइए एजीएम मतलब आपने कितने दिन में एनुअल रिटर्न को सबमिट करना है, इसके ऊपर बहुत से सवाल पूछते हैं। देखो एजीएम से 60 दिनों के अंदर आपने आरओसी को एनुअल रिपोर्ट को दे देना है। अगर आप मान लो, या अब समझना, अगर एजीएम नहीं हो पाई, मैंने क्या कहा, एजीएम नहीं हो पाई, तो लास्ट डेट क्या था, ड्यू डेट क्या था जब एजीएम हो जानी चाहिए थी, वहां से 60 दिन के अंदर, वहां से 60 दिन के अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न देना पड़ता है, और इसके साथ साथ इन्फॉर्म भी करना कि हमने एजीएम नहीं लिया, मतलब इसका रीजन भी आपको बताना पड़ता है। तो देखो मैंने क्या कहा सर, मतलब एनुअल रिटर्न दोनों केस में फाइल करना है, चाहे एजीएम हुआ हो या एजीएम नहीं हुआ हो। मान लो एजीएम हो गया तो वहां से 60 दिन, मान लो सर एजीएम नहीं हुआ तो लास्ट डेट क्या आ रहा था
एजीएम का, वहां से 60 दिन के अंदर आपको फाइल करना पड़ता है। लेकिन इस केस में एक और चीज जुड़ जाती है, और वो है कि आपको रीजन भी बताना पड़ता है कि एजीएम क्यों नहीं हुआ था, बराबर है क्या। और बाकी फिर ये पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड होती है कि अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो 2 लाख की पेनल्टी, अगर कंपनी है तो मैक्सिमम 2 लाख की पेनल्टी, और ओआईडी है तो 50,000 की पेनल्टी। और यहाँ पे अब मतलब यहाँ पे ये मैक्सिमम लिमिट दे के रखी है। बाकी दोनों की पेनल्टी कॉमन है, 10,000 प्लस 100 रुपए प्रतिदिन की। कंपनी के केस में मैक्सिमम 2 लाख जा सकती है, ओआईडी के केस में मैक्सिमम 50,000 जा सकती है। अब सवाल बनता है ये जो रजिस्टर है ये हम लोग कौन सी जगह पर रखेंगे, प्लेस क्या होगा, मतलब कौन सी जगह, जैसे नागपुर में रखना है या गोवा में रखना है या रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, कहाँ रखेंगे हम लोग, सवाल ये बनता है ना रजिस्टर। एंड अगर इसको इंस्पेक्ट करना है तो कैसे इंस्पेक्ट किया जा सकता है, तो देखिए रजिस्टर को आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हो मतलब उस सिटी में, या आप कोई अदर प्लेस में भी रख सकते हो। वहां पे मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर रिसाइड करना चाहिए, प्लस एसआर पास होना चाहिए। ये बात अपन ने पहले भी देख चुके हैं। इसका इंस्पेक्शन मतलब कुछ लोगों को आके इस रजिस्टर को चेक करना है, कुछ लोगों को चुल है बेटा इस रजिस्टर को चेक करने की, इसकी डिटेल्स के बारे में चीजों को वेरीफाई करने की। तो अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर और इंडेक्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, वो मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर या बेनिफिशियल ओनर होता है, तो उसके लिए फ्री मतलब फुकट में वो कर सकता है इंस्पेक्शन। ध्यान रखना बिजनेस आवर्स के दरमियान करेगा, बिजनेस आवर्स को घटाया जा सकता है, 2 घंटे से कम मत करना। और बाकी लोग जो है ना, इन चारों को छोड़ के जो बाकी लोग हैं इनको फीस पे करना पड़ेगा जितना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 50 रुपए से ज्यादा नहीं बोल सकता। क्या कहा मैंने, बोलो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 50 रुपए से ज्यादा क्या फीस प्रिस्क्राइब कर सकता है क्या, नहीं सर, 50 रुपए से ज्यादा फीस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने, बोलो, 50 रुपए से ज्यादा फीस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है सर। अब ये जो रजिस्टर ऑफ इंडेक्स है ना, हम इसके एक्सट्रैक्ट्स को निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई फ्री नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आपको इसकी फोटो कॉपी चाहिए, पूरे के पूरे इसकी जेरोक्स चाहिए, तो हम आपको 10 रुपए प्रति पेज से ज्यादा हम आपसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे। मान लो हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए हमने 8 रुपए रख दिया बेटा, ठीक है। अब मान लो 70 पेज हो रहे, तो 70 इंटू 8 रुपए आपको करना पड़ेगा। 560 रुपए आप जमा कराओगे। जिस दिन आपने 560 रुपए जमा कराया, 7 दिन के अंदर आपको क्या दे दिया जाएगा, रजिस्टर प्लस इंडेक्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या, लेकिन ध्यान रखना, आपको भले हम डिटेल्स दे रहे हैं, बट इसके अंदर ये सारी चीजें गुप्त रखी जाएंगी। मतलब ये सारी चीजें हम लोग शेयर नहीं करेंगे। क्या, मेंबर का पर्सनल एड्रेस क्या है, आपका भरोसा नहीं आप उसके घर पे पहुंच गए तो, दूसरा मेल आईडी क्या है, तीसरा पैन नंबर क्या है, और चौथा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। ये 4 चीजें मतलब ये चीजें हम लोग अवेलेबल नहीं करवाएंगे। बाकी हम चीजें आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे, बाकी एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल करवा देंगे। सर अब सवाल बनता है कितने समय के लिए आप प्रिजर्व करते हो, तो देखो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और उसका इंडेक्स है तो परमानेंट आपको रखना पड़ता है, और डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है तो 8 साल के लिए आपको रखना पड़ता है। दोनों में फॉरेन वाली चीजें भी इंक्लूडेड है क्या, यस सर। यहाँ पे कस्टडी सीएस या बोर्ड अथराइज पर्सन यानी कि बाप के पास होती है क्या, बिल्कुल। और कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न या डॉक्यूमेंट्स को भी आप 8 साल तक क्या करते हो, प्रिजर्व करके रखते हो। ठीक है सर। यहाँ पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब करके रखी है बेटा, है ना, कि अगर आप इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करते हो तो पेनल्टी भी दे के रखिए। और दूसरा, रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर दे सकता है इमीडिएटली इंस्पेक्शन करवाने के लिए या एक्सट्रैक्ट्स को अवेलेबल करवाने के लिए, अगर आपने क्या नहीं किया तो, अगर आपने एक्सट्रैक्ट्स को अवेलेबल नहीं करवाया तो, या अगर आपने कॉपी नहीं दिया तो इमीडिएटली यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए सर अब चलेंगे सेक्शन नंबर 101 की ओर। नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो जल्दी से, नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में बात करेंगे। सर नोटिस ऑफ मीटिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लासेस के दरमियान, कि जैसे देखो ऐसा होता है ना, अपने घर पे अगर कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन के लिए अपन इनविटेशन भेजते हैं। मान लो अपने घर में शादी है तो शादी का कार्ड तो भिजवाओगे ना बेटा, और शादी के कार्ड के अंदर पूरी डिटेल्स होती है कब कौन सी समारोह होने वाला है, बराबर है ना, यस। तो ऐसे केस के अंदर अपन लोग इसे बोलते हैं नोटिस ऑफ द मीटिंग। क्या बोलते हैं, बोलो, नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो जो कंपनी की मीटिंग होने वाली होती है, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, तो कोई भी मीटिंग के लिए कंपनी को क्या भिजवाना पड़ता है,
कोई भी मीटिंग के लिए कंपनी को नोटिस भिजवाना पड़ता है। क्या भिजवाना पड़ता है बोलो? कंपनी को नोटिस भिजवाना पड़ता है। तो देखिए ये नोटिस कितने दिनों का होता है? 21 क्लियर डेज का नोटिस होता है। क्या कहा मैंने बोलो? 21 क्लियर डेज। क्लियर का मतलब क्या होता है कि जिस दिन जो मीटिंग की तारीख है और जिस दिन नोटिस सर्व हो रहा है सामने वाले व्यक्ति को, वो दोनों दिनों को एक्सक्लूड कर देना, दोनों दिनों को एक्सक्लूड कर देना। अगर आप पोस्ट से लेटर भिजवा रहे हो तो 48 आवर्स के बाद वो डीम्ड सर्व्ड माना जाता है। ठीक है, मतलब मैंने आज भिजवाया, मान लो आज की एग्जांपल के लिए तारीख 11 है, तो 12 तारीख को 24 घंटे होंगे और 13 तारीख को यहाँ पे सर्व होगा। मतलब मैं क्या कहूंगा आपके साथ कि 13 को हम सर्व हो गया मान लेंगे पोस्ट के केस में। हो सकता है एक्चुअल में उसको बाद में मिला हो या पहले भी मिल गया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम 48 आवर्स का मानेंगे और यहां से अब 21 क्लियर डेज होगा एंड देन फिर उसके बाद आप मीटिंग ले पाएंगे क्या? हाँ सर, आप बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। बस ध्यान रखना डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ सर्विंग नोटिस को कैंसिल करना। नोटिस राइटिंग पोस्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी दी जा सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दी जा सकती है। ठीक है सर। अब देखो, अब सवाल बनता है कि इस मीटिंग के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होता है। तो देखो, कहाँ शादी है आपको बताना पड़ता है, कौन से दिन है, कौन से समय है, आर, ये सब आप बताते हो। और स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कौन से फंक्शंस कितने बजे कौन से हॉल में, ये सब चीजें आप बताते हो क्या? बस उसी प्रकार का कंटेंट इसका भी होता है। प्लेस बताओ, डे बताओ, डेट बताओ, आर बताओ, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस बताओ। नोटिस किसको दी जाती है? डैम लोगों को, मैड लोगों को, मतलब कि मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर। अब सर मेंबर की मृत्यु हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मेंबर इनसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बोलो? उसके असाइनी को आप देते हो क्या नोटिस? बिल्कुल बिल्कुल देते हो। सर नोटिस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे रहे हो तो जो जिस कंप्यूटर प्रोग्राम से आप नोटिस दे रहे हो ना, वो कंफर्मेशन, वो कैपेबल होना चाहिए कंफर्मेशन देने के लिए और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कि किसको नोटिस गया है, किसको नहीं गया है। अगर आप मेल के थ्रू भेज रहे हो तो आप सादा टेक्स्ट जैसा भेज सकते हो, आप अटैचमेंट मेल के थ्रू भेज सकते हो। अटैचमेंट मेल में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। उसके बाद देखो, नोटिफिकेशन के थ्रू भी आप भेज सकते हो जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक लिंक डाल दिया, और यूआरएल के थ्रू भेज सकते हो। रेगुलर लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया था, मेल खोल खोल के बताए थे बेटा यहाँ पे किसको यूआरएल बोलते हैं, किसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, किसको अटैचमेंट बोलते हैं, किसको टेक्स्ट बोलते हैं। ये सब चीजें अपन ने डिटेल में एकदम देखा था। ठीक है, आ जाइए। अब मैं ईमेल की बात करूं आपके साथ, तो ईमेल अब किसको ईमेल करोगे, कौन से मेल आईडी पर? तो ध्यान रखना, जो डिपॉजिट रखा है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, मान लो मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर है। अब मेरे पास टाटा मोटर के अगर शेयर है तो मेरा जो ज़ेरोधा में अकाउंट है वो एनएसडीएल के पास है। तो एनएसडीएल के पास जो भी मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, समझना, जो भी मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, मान लो indreji28@gmail.com, ऐसी मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी है। तो इस रजिस्टर्ड मेल आईडी के भेजना मत बेटा, बाउंस बैक हो जाएगा मेल, ऐसा कोई मेल नहीं है मेरा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे उस डिपॉजिटरी के आईडी के ऊपर आपको मेल भिजवाना पड़ेगा। ठीक है ना। और ध्यान रखना, डिपॉजिटरी अलाउ करता है साल में एक बार, क्या कहा मैंने बोलो, साल में एक बार मैं अपने मेल को बदल सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। सर ध्यान रखना, जो मेल की सब्जेक्ट लाइन होती है उसके अंदर कंपनी का नाम आता है, कौन से प्रकार की नोटिस है मीटिंग की, एजीएम, ईजीएम क्या है वो बताना पड़ता है, और प्लेस एंड डेट आपको बताना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। नोटिस जो है ये नॉन एडिटेबल अटैचमेंट में होना चाहिए, पीडीएफ या जिसके अंदर लिंक दी गई हो और उस पर क्लिक करो तो ओपन हो जाए नोटिस। फिर देखिए, कंपनीज का ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाता है बेटा व्हेन इट ट्रांसमिट्स द मेल। मतलब क्या बोल रहा है कि कंपनी का, मेरा कंपनी, अगर मैं कंपनी हूं तो मेरा काम कब खत्म हो जाता है? जब मैं मेल को ट्रांसमिट कर देता हूं, मैं सेंड कर देता हूं। अब आपके एरिया में नेट नहीं है, मान लो गूगल का सर्वर डाउन है, जीमेल का सर्वर, अरे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम है मेल को सेंड करना। आपको मिला, आपके 15 जीबी खत्म हो गया, आपको मेल रिसीव नहीं हो, तो मेरी गलती वो भी, मतलब मैं अब आपके 15 जीबी का एडिशन का रिचार्ज मैं मारू, है ना। तो इसलिए बोला गया कि हमारा काम है ट्रांसमिट करना, सामने वाले को रिसीव हो, सामने वाले को रिसीव ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। सर मेंबर अगर फेल हो गया टू अपडेट मेल एंड इंफॉर्मेशन तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है क्या? नहीं सर, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। सर मेल जो है ना, ये इनाउंस भी भेजा जा सकता है, ये रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट के थ्रू भी भेजा जा सकता है,
और ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी भेजा जा सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो। इन हाउस मतलब कंपनी खुद से भेज रही है। रजिस्ट्रार का मतलब होता है, समझ गए आप लोग, रजिस्ट्रार और उसका जो ट्रांसफर एजेंट होते हैं उसमें रजिस्टर्ड, उसके थ्रू या कोई थर्ड पार्टी की सर्विसेज भी ली जा सकती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। इस नोटिस को कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी आप डालते हो, और मान लो अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया नोटिस देना तो वो इनवैलिडेट नहीं करता है। इसके ऊपर सवाल पूछते हैं कि अगर मान लो हम गलती से नोटिस, मीटिंग का नोटिस देना भूल गए, गलती से बोले एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ, तो एक्सीडेंटल ओमिशन के केस में मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होती है, नहीं होती है। सर मीटिंग क्या 21 दिनों से छोटी की दी जा सकती है क्या? देखो एजीएम के केस में अगर 95 मेंबर्स का कंसेंट मिले तो आप दे सकते हो। अदर जनरल मीटिंग के केस में अगर शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी प्लस 95% का अप्रूवल लगता है। मतलब क्या, जैसे देखो 1 लाख मेंबर्स है, पेड अप शेयर कैपिटल 8 लाख है, तो आपको कम से कम 50,000 एक या उससे ज्यादा मेंबर्स का अप्रूवल भी लगेगा जो होल्ड करते हो 95% ऑफ पेड अप कैपिटल। मतलब कि क्या, 7,60,000 या उससे ज्यादा का कैपिटल होल्ड करते हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तब आप क्या कर सकते हो, अदर जनरल मीटिंग जैसे ईजीएम के केस में आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो। सर मुझे बताइए अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर दिया जाता है। सर मुझे एक बार, अब अच्छा चलो एक बात बताओ सर, अब ये जो जनरल मीटिंग है कौन बुला सकता है? तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके, एक अकेला डायरेक्टर इसे नहीं बुला सकता। बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा एंड देन फिर आप क्या बुलाते हो, देन फिर आप लोग यहाँ पे बुलाते हो क्या, जनरल मीटिंग बुलाते हो। समझे क्या? सारे लोग फटाफट बता दो मेरे को, क्या आप इस बात को समझे? तो मैं सेक्शन नंबर किसके ऊपर चलूं? सेक्शन नंबर 102 के ऊपर चलूं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 102 के बारे में, जो आपके साथ चर्चा करता है, जो बोलता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब सवाल बनता है ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ आप एनेक्स करके भेजते हो। क्या कहा मैंने? इससे पहले अपने ऊपर नोटिस ऑफ द मीटिंग के बारे में देखा था, तो नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स को भी अटैच करते हो। मतलब नाम ही दिख रहा है ना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मतलब कोई ऐसे स्टेटमेंट्स जो कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए सर आ जाएंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन होता है ना उसको बिजनेस बोला जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो। मीटिंग के अंदर जो भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है उसे बिजनेस बोला जाता है। अब दो प्रकार के बिजनेस होते हैं जनरली मीटिंग्स के अंदर, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। और जब जब स्पेशल बिजनेस की बारी होती है ना तो आपको नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालना होता है। मतलब सर मीटिंग में अगर सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस होने वाला है तो अपने को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑर्डिनरी प्लस स्पेशल, या मैं ऐसा कहूं कि सिर्फ स्पेशल अगर हुआ तो ऐसे केस के अंदर आपको हर जगह क्या देना पड़ता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। मैंने जो अभी लाइन बोला इसको दोबारा से पीछे करके फिर से सुनना, ठीक है? आ जाओ। अब देखो, अब मैं जनरल मीटिंग के बारे में बात करूंगा। सर जनरल मीटिंग दो प्रकार की होती है, एक होता है एजीएम, एक होता है ईजीएम। एजीएम का फुल फॉर्म है एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखिए एजीएम कब होता है, ध्यान रखना है, एजीएम के अंदर 4 मैटर्स डिस्कस होते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो। जब एनुअल जनरल मीटिंग मतलब ऐसी मीटिंग जो साल भर में एक बार ली जाती है, इसके बारे में आगे पढ़ने वाले, तो इसके अंदर 4 मैटर को डिस्कस किया जाता है। पहला मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड बोर्ड रिपोर्ट का अडॉप्शन से रिलेटेड, दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, चौथा है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। ठीक है, 4 बातें कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड, फिर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर डायरेक्टर, ये 4 बातें। तो ये 4 बातें जब एजीएम के अंदर होती है तो इसे ऑर्डिनरी बिजनेस बोला जाता है और इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगता। लेकिन अगर एजीएम में ये 4 बातों के अलावा कुछ और भी हो रहा हो तो वो जो अदर मैटर्स है ना उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वो स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ईजीएम में आप कुछ भी करो, मैंने क्या कहा, ईजीएम में आप कुछ भी करो तो स्पेशल बिजनेस होता है और वहां पे आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगने वाला है। क्या, यस सर, वहां पे आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगने वाला है। अब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, व्हाट इज, मतलब क्या, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहला बोला जा रहा है, देखिए क्या,
जो ईच आइटम ऑफ बिजनेस है, मतलब जो भी टॉपिक डिस्कशन हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टर मैनेजर या केएमपी या उनके रिलेटिव्स का कोई इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फाइनेंशियल या अदरवाइज इंटरेस्ट है क्या। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी में डील किया जा रहा है कि मिस्टर ए से अपन रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे। अब ये जो मिस्टर ए से रॉ मटेरियल को खरीदेंगे इसमें डायरेक्टर मैनेजर या हमारे कंपनी के एमपी या इनके रिलेटिव का मिस्टर ए से कोई लेना देना है क्या, कोई इंटरेस्ट जागरूक हो रहा है क्या, उसके बारे में डिस्कशन होता है। दूसरा अदर इंफॉर्मेशन जो अनेबल कर सकता है, जो मतलब मदद करेगा मेंबर को क्या समझने के लिए, मीनिंग स्कोप इंप्लीकेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस। क्या कहा मैंने, बोलो, मीनिंग स्कोप एंड इंप्लीकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस को समझने के लिए मदद करता है। तो मैं कहूंगा आप लोगों के साथ कि सर ये भी बात आपको बताना पड़ेगा। फिर देखिए सर जो कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर या केएमपी है बेटा, क्या कहा मैंने, बोलो, कंपनी के, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन नाम देते थे रिलायंस करके, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिलायंस के प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर या केएमपी कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर इनका कोई स्पेशल बिजनेस है जो अफेक्ट या रिलेट करता है किसी दूसरे कंपनी के साथ जिसके और उस कंपनी के अंदर, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, उस ए लिमिटेड में इन लोगों की शेयर होल्डिंग है अगर 2% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब इसकी 100 रुपए की पेड अप है और 2 या उससे ज्यादा ये लोग मिलकर होल्ड करते हैं और इस कंपनी का स्पेशल बिजनेस इससे रिलेट या अफेक्ट करता है, तो इस बात को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था अल्टीमेट सीए प्रणव सर वाला एग्जांपल लिया था। फिर अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन से रिलेटेड डिटेल्स देना, फिर सर नॉन डिस्क्लोजर या सफिशिएंट इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स वगैरह है बेटा, तो ये सारी बातें आपको बताना पड़ता है क्या, बिल्कुल। अब ध्यान रखना मैंने क्या कहा, अगर नॉन डिस्क्लोजर या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर होता है तो जितना भी बेनिफिट प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर या केएमपी या उनके रिलेटिव्स को होता है, ये सारे बेनिफिट को आपको वापस करना पड़ता है किसको, कंपनी को। क्या कहा मैंने, बोलो, जितना भी बेनिफिट इन लोगों या इनके रिलेटिव को हुआ पूरा बेनिफिट वापस करते हो और पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी में खास बात क्या है, देखो सर प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर और केएमपी लायबल होते हैं कितने अमाउंट के लिए, 50,000 या 5x ऑफ बेनिफिट जो हुई है इन लोगों को या इनके रिलेटिव, मतलब फायदा पहुंचा रिलेटिव को, बट लायबल होंगे कौन, हमारे प्रमोटर डायरेक्टर मैनेजर या केएमपी लायबल होंगे, बराबर। विच एवर इज हायर की लिमिट यहाँ पे 50,000 या 5x ऑफ बेनिफिट, विच एवर इज हायर की लिमिट यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है सर। कोरम ऑफ द मीटिंग के बारे में बात करेंगे। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में। देखो कंपनी के बहुत सारे लाखों मेंबर्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग में आने भी तो चाहिए। तो इनका कहना है कि मीटिंग में अगर जब मिनिमम इतने लोग आएंगे तभी अपन मीटिंग आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज मीटिंग को डिसकंटिन्यू कर देंगे। सर कितने लोग आने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग, अगर पब्लिक कंपनी और आपके पब्लिक कंपनी में मेंबर्स अप टू 1000 है, 1000 या उससे नीचे तो 5 लोग मिनिमम मीटिंग में आने चाहिए। अगर मान लो मेंबर्स 1000 से ज्यादा और 5000 जितने हैं, मतलब 5000 या उससे कम है तो 15 लोग होने चाहिए, या 5000 से ऊपर है तो 30 लोग आपके मीटिंग में आने ही चाहिए। क्या होने चाहिए, आने ही चाहिए। सर मान लो मीटिंग से आधे घंटे के अंदर इतने लोग नहीं आए तो मैं बोलूंगा कि कोरम नहीं बना। देखो कोरम बन गया तो मीटिंग ले लेना, कोरम नहीं बना तो ध्यान रखना अगर ये रिक्विजिनिस्ट मतलब कुछ लोगों ने मिलके ही ये मीटिंग बुलाई थी तो ऐसे केस के अंदर ये मीटिंग कैंसिल हो जाएंगी, बट बाकी केस के अंदर ये मीटिंग एडजर्न हो जाती है। एडजर्न कब होती है, सेम डे टाइम एंड प्लेस के ऊपर, मतलब जो जगह समय और दिन है, जैसे सैटरडे तो सैटरडे ही होगा, लेकिन कब, अगले वीक का सैटरडे होगा, जिसके लिए आपको 3 दिन का नोटिस देना पड़ता है। एक तो इंडिविजुअल को दे दो या एडवर्टाइजमेंट कर दो इंग्लिश या वर्नाकुलर लैंग्वेज में, या कोई अदर डेट भी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा ये ऊपर वाली चीज कंपलसरी नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो कोई दूसरी जगह भी डिटरमाइन कर सकती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। सर एक बात मैं बताऊं आपको, कोरम नॉट प्रेजेंट, अगर सर एडजर्न मीटिंग के ऊपर भी अब कोरम नहीं आया तो क्या करोगे, तो मीटिंग तो जितने लोग आए उन्हीं लोगों को आप क्या मान लेते हो, उन्हीं लोगों को आप कोरम अपना मान लेते हो, ठीक है। सर मुझे एक बात बताइए, प्रॉक्सी, अगर मान लो कोई मेंबर है वो अपने प्रॉक्सी को बेचता है तो कोरम में काउंट नहीं करते, लेकिन अगर कोई कंपनी है बेटा, वो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है,
हैं, वो अगर अपने अथराइज रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग में भेजता है तो क्या वो कोरम में काउंट होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो कोरम में काउंट होता है। सर मान लो दो बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर अनंत अंबानी को तो अपन लोग क्या बोलेंगे, देखो दो लोग आ रहे हैं, मतलब दो मेंबर अपन उसको काउंट करते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन है जो अथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनता है एक बॉडी कॉर्पोरेट से ज्यादा, तो उसे एक से ज्यादा, लेकिन समझना कम से कम दो इंडिविजुअल मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए क्या मीटिंग में? हाँ सर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, मान लो सर कोई भी एक कंपनी है बेटा, उस कंपनी के अंदर मान लो उस कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो 6 बॉडी कॉर्पोरेट मिलके क्या करते हैं, ऑरी को अपॉइंट करते हैं अपना अथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब ऑरी आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे देखो 6 लोग आ रहे हैं करके, समझ रहे हैं आप बात को? जैसे देखो 6 लोग आ रहे हैं, तो 6 लोग आ रहे हैं, तो लेकिन समझना, माना कि कोरम के लिए वो चीज फिट बैठ गई, मैंने क्या कहा, 5 से ज्यादा रहा तो कोरम बैठ रहा है, 1000 से नीचे मेंबर है तो ये तो अकेला क्या कर रहा है बताइए ना, अकेला 6 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे केस के चक्कर में आप बोलोगे बस अब एक और इंडिविजुअल चाहिए, क्या चाहिए बोलो, बस अब एक और इंडिविजुअल चाहिए, तो अपन लोग कोरम बना लेंगे, समझे क्या? मतलब दो इंडिविजुअल, दो पर्सन तो साक्षात मौजूद होना ही चाहिए कोरम बनाने के लिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। भले हो सकता है अथराइज रिप्रेजेंटेटिव 6 से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, ओके सर परफेक्ट है। अब मेंबर है ये जो ऑप्ट कर सकता है ई वोटिंग के लिए, अगर वो अटेंड कर लेता है तो उसे कोरम कर देंगे अपन काउंट, मतलब हो सकता है मेंबर पहले ही वोट कर दे वोटिंग में, बट आ गया तो कोरम में काउंट कर लेंगे। सर कोरम की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती पोस्टल बैलेट्स के केस में, और इसके अलावा मेंबर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट कब, अगर मान लो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो कोरम में काउंट होगा, भले वो वोट नहीं कर पाए बट वो कोरम में काउंट होने वाला है क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल वो कोरम में काउंट होता है, ठीक है। अब देखिए चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, क्या होता है कि मीटिंग में जितने भी मेंबर्स आए ना, तो मेंबर्स सारे के सारे मेंबर्स मिलके एक अपने एक मुखिया को चुनते हैं बेटा, उस मुखिया को बोला जाता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो मेंबर जो पर्सनली प्रेजेंट है वो अपने आप में एक चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। वैसे तो ये शो ऑफ हैंड से होता है, लेकिन अगर एओए कुछ और बोले तो एओए, मान लो ऐसा हुआ कि लोगों ने पोल का डिमांड किया बेटा, अब पोल के अंदर और शो ऑफ हैंड्स में क्या डिफरेंस है मैं तब बता दूंगा, अभी बस हल्का सा समझ लो कि पोल में हर एक मेंबर को सेम इज्जत दी जाती है, पोल में ऐसा नहीं होता, अगर आपके पास ज्यादा शेयर्स है तो आपको ज्यादा इज्जत मिलेंगी। तो मान लो सर आपने चेयरमैन को सिलेक्ट किया था शो ऑफ हैंड से, बाद में पोल डिमांड किया गया, तो जब तक रिजल्ट ऑफ पोल नहीं आता तब तक पुराना वाला चेयरमैन चलेगा और उसके बाद नया वाला चेयरमैन चलता है क्या? हाँ सर। चेयरमैन के पास क्या क्या पावर होती है, ये मीटिंग को मैनेज कर सकता है, ये डेकोरम को मेंटेन रख सकता है, मतलब हो अल्लाह नहीं करने देगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग को एग्जीक्यूट करता है, लिखता है मिनट्स ऑफ मीटिंग को, इसके अलावा या लिखवाता है और फिर साइन करता है, और प्राइमा फेसी अथॉरिटी होता है कि कौन सा क्वेश्चन लेना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं लेना है। सर कास्टिंग वोट के बारे में बात करूंगा, कास्टिंग वोट का मतलब होता है एक्स्ट्रा वोट। ध्यान रखना, जब एओए परमिशन दे, अगर एओए ने परमिशन नहीं दिया तो कास्टिंग वोट नहीं मिलता, अगर एओए परमिशन देता है तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है बेटा, यानी कि एक और वोट करने का ऑप्शन आता है जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो। मान लो हमें कोई मैटर को डिस्कस करना था, 50 लोगों ने हाँ बोला, 50 लोगों ने ना बोला, ठीक है ना, तो अब चेयरमैन एक और वोट डाल सकता है क्या? हाँ एक और वोट डाल सकता है। बस ध्यान रखना एओए नहीं बोला और अगर इक्वल वोट हो गया तो अपन डीम्ड ड्रॉप मान लेते हैं उस रेजोल्यूशन को, मतलब कि वो पास नहीं हुआ ऐसा अपन लोग मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब प्रॉक्सी के बारे में बात करेंगे। सर जो मेंबर होता है ना उसके पास राइट टू अटेंड द मीटिंग एंड वोट का ऑप्शन होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, किसी कारणवश अगर वो मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाता है तो वो अपनी जगह अपने बहरूपिये को भेज सकता है, मतलब अपॉइंटेड पर्सन को भेज सकता है जो मीटिंग को अटेंड करके वोट करेगा। मान लो सचिन तेंदुलकर ए वेड़िया अगर मान लीजिए वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर सुनो ना, ध्यान दो इधर, तो मैं क्या कहूंगा, वो अचिन को भेज सकता है क्या? हाँ सर वो अचिन को भेज सकता है। क्या भेज सकता है बोलो, किसको भेज सकता है? अचिन को भेज सकता है। देखो अचिन बोल नहीं सकता, पट्टी मार मुंह पे पट्टी मार, तो अपन बोलेंगे अचिन बोल नहीं सकता है, लेकिन ये वोट डाल सकता है पोल के ऊपर, और अदर्स के ऊपर वोट नहीं डाल सकता, पोल के ऊपर वोट डाल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर सेक्शन 8 कंपनी में अगर आप किसी प्रॉक्सी को भेज रहे हो तो वो मेंबर ही होना चाहिए। एक जो पर्सन होता है वो 50 मेंबर से ज्यादा का प्रॉक्सी नहीं बन सकता,
और साथ में एक और कंडीशन है 10% ऑफ टोटल कैपिटल से ज्यादा का वोटिंग राइट नहीं आना चाहिए। सर मान लो 4 मेंबर है बेटा, अब 4 मेंबर के मिलके ही 10% वोटिंग हो गई तो बस अब मैं मैक्सिमम 4 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता हूं। सर मान लो 50 मेंबर का मैं प्रॉक्सी हूं और मैं अभी तक 8% की होल्डिंग कर रहा हूं, एक और व्यक्ति आता है जिसके पास 0.5% का वोटिंग पावर है, वो बोलता है बन जा, मैं नहीं बन सकता क्योंकि 50 की लिमिट क्रॉस हो गई। तो 50 भी और प्लस 10% दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता। सर लेकिन कोई मेंबर है जो 15% होल्ड करता है तो मैं अकेले उस पर्सन का मैं अकेला प्रॉक्सी बन सकता हूं। अब मैं किसी और पर्सन का प्रॉक्सी बन पाऊंगा क्या? नहीं बन पाऊंगा जब इकलौता मेंबर 10% से ज्यादा होल्ड करता है। ध्यान रखना सर, नोटिस के अंदर रीजनेबल प्रोमिनेंस मतलब सही जगह आपने नोटिस में लिखना चाहिए कि मेंबर जो अटेंड एंड वोट कर सकता है वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी जो अपॉइंट होता है ये MGT 11 में अपॉइंट होता है और ध्यान रखना उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे अगर वो कुछ कंप्लाई नहीं कर पाता है कंडीशंस को। ध्यान रखना एक और चीज, सर मीटिंग से 48 आवर्स पहले, मीटिंग से 48 आवर्स पहले प्रॉक्सी फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। भले AOA बोलता है कि मीटिंग से 72 आवर्स पहले पहुंच जाना चाहिए, बट आपने 50 घंटे पहले पहुंचवा दिया तो भी वैलिड रहेगा। मतलब AOA की तरफ ध्यान मत देना, हमने जो बोल दिया वो बोल दिया कि मीटिंग से 48 आवर्स पहले अगर फॉर्म आ गए प्रॉक्सी के तो वैलिड रहेंगे। कोई भी मेंबर प्रॉक्सी के फॉर्म को यहाँ पे क्या करना चाहता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। समझ रहे क्या बात को? ये सर मान लो आदित्य, हमारे जो क्लास का लड़का है बेटा ये आदित्य, इसको चेक करना है कि वाकई में कंपनी, वाकई मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पे औरी को अपॉइंट किया तो वो क्या करना चाहता है, वो औरी के मजे, मतलब औरी के नहीं, औरी के जो प्रॉक्सी फॉर्म है उसके मजे लेना चाहता है। तो ऐसे केस के चक्कर में इंस्पेक्ट करना उसे बोलते हैं। तो कब इंस्पेक्ट कर सकते हो? तो मीटिंग का जो टाइम है उससे 24 आवर्स पहले से लेके मीटिंग एंड होने तक आप प्रॉक्सी फॉर्म को क्या कर सकते हो, बिजनेस आवर्स में इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कंपनी को 3 दिन पहले ही नोटिस दे देना कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं औरी के फॉर्म के मजे लेने वाला हूं, यानी कि प्रॉक्सी फॉर्म को चेक करने वाला हूं। क्या? हाँ सर मैं प्रॉक्सी फॉर्म को चेक करने वाला हूं, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। समझे क्या? सारे लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप इस बात को समझे? सर ये पेनल्टी लगती है ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 50,000 और अदर लोगों को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000, अदर लोगों को 50,000 की पेनल्टी लगती है। ठीक है, यहाँ पे अपना पार्ट 1 होता है बेटा पूरा पूरा समाप्त, और इसके आगे का जितना भी कंटेंट है ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। होप सो आप सभी लोगों को रिवीजन से एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा हो। एक और बात मैं बता दूं आपको कि आप हमारी क्वेश्चन बैंक, सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर कर सकते हैं IGSir.in के ऊपर जाके, और साथ साथ में अगर आप हमारे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, आप हमारे साथ लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे केस के अंदर लॉ और ऑडिट आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ultimateca.com के ऊपर जा सकते हैं या आप IGSir.in के ऊपर जा सकते हैं और कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो जल्दी से? कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। हम आपको क्लास के अंदर नोट्स, क्लास के अंदर रिवीजन, क्लास के अंदर कवरेज, सब कुछ चीजें आपको करवाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस से लेके सारी चीजें, रेगुलर टेस्ट भी आपकी क्लासेस के अंदर होती है। राइट, तो ये रिवीजन वीडियो आपको बड़ा यूजफुल लगा, कैसा लगा आपको ये रिवीजन जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना बेटा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए अलग अलग वीडियोस बना के लाने के लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छे नोट्स आपके लिए बनाने के लिए। राइट, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है तो। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।